सत श्री अकाल जी। आप सभी का स्वागत है परीक्षा आइडिया के इस मंच पर। हम लोग पहली वीडियो में आपसे बातचीत कर चुके थे कि परीक्षा पंजाब पीसीएस ने जो नोटिफिकेशन निकाली थी 322 पोस्टों पर, कि इसमें किस तरह से हम लोग एक स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, सब चीज़ें हम लोग पहली वीडियो में सब बातचीत हमारी हो चुकी थी। आज मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से एक बेहतरीन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि एक बढ़िया आंसर किस तरह से लिखा जाता है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। और इसलिए मैंने जो पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर की जो आपकी मेंस की एग्जामिनेशन हुई थी पंजाब पीसीएस की, उसकी मेंस एग्जामिनेशन की मैंने मेंस से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। उन क्वेश्चनों को हम आज सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से एक आइडियल आंसर, किस तरह से एक बेहतरीन मॉडल आंसर हमें लिखना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। मैंने उसमें ये भी बताया था आप लोगों को कि हम लोग अगर सिंपल आंसर लिखते हैं, उसमें कुछ पोर्शन पंजाब का ऐड नहीं करते या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हम लोग ऐड नहीं करते, देन क्या होता है कि हमें एवरेज नंबर मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर हम मेंस की परीक्षा में 55 to 60% के बीच में रहते हैं या अबव 60 या 60 जाते हैं, तो हमारा श्योर सिलेक्शन तो होगा ही होगा, बल्कि अच्छी रैंक भी हम लोग मार पाएंगे। अच्छी रैंक के लिए बहुत जरूरी है आप लोगों का मेंस को बढ़िया से टैकल करना। सिर्फ एक एवरेज आंसर नहीं लिखना, बहुत अच्छा बेहतरीन आंसर लिखना है। तो उसी कड़ी में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज हम लोग किस तरह से हमें आंसर को एक को चलाना चाहिए। मैंने एक पीवाईक्यू लिया है अभी आपके सामने, इसके बाद एक पीवाईक्यू और लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों को किस तरह से आंसर इसमें लिखना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है हमारे सामने। इसको आप देखिए, इसमें क्या है, What were the circumstances that led Mahatma Gandhi to start the non-cooperation movement? Examine its contribution to India's struggle for freedom. 200 वर्ड्स में फुल मार्कर क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को लिखना था। ये पीवाईक्यू है लास्ट ईयर का। तो इसमें हमने क्या चीज देखी है, हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाया हुआ है, मॉडर्न वाले पार्ट से क्वेश्चन है, फ्रीडम स्ट्रगल का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि एग्जामिनर के पहले हमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से क्या चीज आप लोगों से पूछना चाह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2-3 टुकड़ों में सॉल्व करते हैं। पहली चीज क्या है कि उसने पूछा है व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, मतलब वो सर्कमस्टांसेस क्या है जिनकी वजह से या जिनको लेके महात्मा गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो पहला पार्ट क्या हुआ इस क्वेश्चन का, मेन पार्ट हुआ सर्कमस्टांसेस। सेकंड पार्ट क्या है इसमें, एग्जामिन इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि दूसरा पोर्शन है कि हमें उसका एग्जामिन करना है, वो जो कंट्रीब्यूशन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को गया, यानी कि इस पूरे के पूरे मूवमेंट ने क्या फ्रीडम फाइटर, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में क्या अपना जो है इसने सहयोग किया, क्या इसने योगदान किया, क्या कंट्रीब्यूशन किया, हमें उसको एग्जामिन करना है, कंट्रीब्यूशन नहीं बताना। एग्जामिनर देख रहे हैं आप क्वेश्चन के लेवल को 1 डिग्री थोड़ा ऊपर लेके चल रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछते हैं जब भी आयोगों में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई आप बताइए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, उसका क्या योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन था, और सिंपल क्लोज कर देते हैं क्वेश्चन। बट यहाँ देखिए, आयोग ने आपसे थोड़ा एनालिटिकल पूछवाया है। आयोग ने ये कहा है आपसे, कमीशन ने ये पूछा है पंजाब ने, कि न सिर्फ ये बताइए कि कंट्रीब्यूशन क्या था, बल्कि ये भी एग्जामिन कीजिए कि क्या वाकई में उसने कुछ कंट्रीब्यूट भी किया या बस वैसे ही आंदोलन हो गया। तो इसके लिए हमें थोड़े से फैक्ट्स सही पता होने चाहिए, हमारी एनालिटिकल जो हमारी विश्लेषण क्षमता है अच्छी होनी चाहिए, देन हम एक बढ़िया आंसर हम लोग लिख पाएंगे, है ना। तो आंसर की स्टार्टिंग है जैसे, तो आंसर की स्टार्टिंग में क्या है, हम सबसे पहले मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम आंसर लिखेंगे अपना, तो आंसर में हम क्या करेंगे, कम से कम 3 या पोर्शन, जो 4 पोर्शन है उसमें हम हमेशा आंसर को लेके चलेंगे। आंसर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसका हमें ध्यान रखना है, मेन पार्ट। क्वेश्चन में वो चीजों को जरूर आप लोग आइडेंटिफाई किया कीजिए जो आपसे मेनली उसने पूछी है, क्योंकि उसका मार्क्स बटा होता है। जैसे यहाँ उसने लिखा है सर्कमस्टांसेस, आप जानते हैं क्वेश्चन में, पेपर में उसने इसका मार्क्स फिक्स कर रखा होगा। जैसे अगर ये 15 मार्कर क्वेश्चन है 200 वर्ड्स का, तो उसने क्या किया होगा, 3 या 4 मार्क्स इसके फिक्स कर रखे होंगे, बिल्कुल। और मान लीजिए आप ऐसे ही, दूसरा पोर्शन क्या था कि एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन, यानी कि कंट्रीब्यूशन भी बताना है और उसको एग्जामिन करना है कि वो कितना सही है कितना गलत। तो देख रहे क्वेश्चन के एक तरह से देखा जाए तो लगभग 3 पार्ट, इन 3 पार्टों के उसने वेटेज दे रखे होंगे, एग्जामिनर ने सेट कर रखे होंगे कि भाई 15 में से 3-4 मार्क्स इसके हैं,
3-4 इसके हैं और 4-5 मार्क्स इसके हैं। 1-2 वो निष्कर्ष या भूमिका यानी इंट्रो, और लास्ट में जो कंक्लूजन है उसके मार्क्स को भी वो लेके चलता है। ये बात उसने कहीं लिखी नहीं या वो कहीं लिखेगा नहीं, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान देना है। तो हमारे क्वेश्चन की जो डायरेक्शन होनी चाहिए मेंस आंसर राइटिंग में, वो ये होनी चाहिए कि मेन पार्ट तो हमें बॉडी के कवर करने ही करने हैं क्वेश्चन के, उसके अलावा हमें एक छोटा सा एक इंट्रो जरूर देना है, एंड देन लास्ट में जब हम क्वेश्चन खत्म कर रहे होंगे हमें एक अच्छा कंक्लूजन जरूर देना है जो सारी की सारी बातों को समराइज करते हुए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ता हो। हमें ये चीज जरूर बतानी है। क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी नेगेटिव हो, क्योंकि हम लोग क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए जो सिविल सर्वेंट है उसकी अप्रोच का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, जिस समय आधार कार्ड वाली योजना लॉन्च हो रही थी उस समय सब लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत खराब चीज है, ये तो लोगों की आइडेंटिटी खराब कर देगी, आइडेंटिटी क्लोज कर देगी, या मार्केट में कुछ गलत प्रचार भी हो सकते हैं, लोग जानकारी लोगों की चुरा सकते हैं। तो क्या उस डर की वजह से हम लोग योजना को लॉन्च ही ना करें? ये तो बहुत गलत चीज हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना था, योजना लॉन्च करनी है, बस हमें क्या करना है कि जो उसके इफेक्ट्स हैं, जो उसकी बुरी चीजें हैं, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हमें भी ये भी करना है कि क्वेश्चन उसने कितना ही क्रिटिक में पूछा हो, कितनी उसने हमसे बुराइयां करवाई हो क्वेश्चन में, बट हमें ध्यान ये रखना है कि हमें लास्ट अपना एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें लेके चलना है। तो आंसर की शुरुआत करते हैं। मैंने जैसा पहले ही बताया, हमने आंसर को तोड़ा है कम से कम 4 पार्ट में, और आंसर का एक छोटा सा इंट्रो जो उसने मांगा नहीं है तभी भी। आपको एक चीज जरूर ध्यान देनी है अपने सारे क्वेश्चन आंसर में मेंस के, ध्यान देना है कि उसने इंट्रो या डेफिनेशन पूछी है या नहीं, क्योंकि अगर उसने पूछी है तो उसका मार्क्स फिक्स है उसका मार्क्स, आप लोग उसको स्किप नहीं कर सकते, स्किप करना यहाँ भी नहीं है। लेकिन इसका एक हिसाब ये है कि जैसे अगर अब वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन 100 वर्ड में, तो आपको क्या करना है, इंट्रो वाला पार्ट 1-1.5 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम में खत्म कर देना। वहीं अगर वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको आंसर देना है 200 वर्ड्स या 15 मार्कर में आपको देना है, तो आपको थोड़ा सा इंट्रो लेंथ कर देना है, 3 लाइन 4 लाइन। इस तरह से आप अगर लेके चलेंगे तो बढ़िया एक इंट्रो आप लोग दे पाएंगे। तो इसका ध्यान जरूर रखना है कि उसमें कौन से पार्ट्स पूछे हैं, कितना वेटेज है उनका, क्या है, हमें उस हिसाब से आंसर करना है। तो पहला हम आंसर कर रहे हैं। तो देखिए, इट वॉज द फर्स्ट, हमने शुरुआत में करने के लिए हमने बताया कि उसकी एक खास इंपॉर्टेंट फीचर हमने क्या बताया कि इट वॉज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने इससे पहले भी मूवमेंट के लिए थे, दक्षिण अफ्रीका में भी थे, हम जानते हैं इससे पहले चंपारण हो गया था, अहमदाबाद हो गया था, खेड़ा हो गया था, लेकिन उसके बाद ये आया। वो जो आंदोलन थे वो क्या थे, अफ्रीका वाला अफ्रीका में हो गया, भले कितना बड़ा हो। इंडिया में छोटे छोटे लेवल पे हुए थे, जैसे आप खेड़ा देख रहे हैं छोटे से लेवल में, अहमदाबाद छोटे से रीजन में हो गया, चंपारण हमें पता है बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट छोटे रीजन में हो गया। तो उसका जो इम्पैक्ट है हो सकता हो कि थोड़ा बड़ा हो, बाद में बड़ा हो, वो चीज अलग है, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक ऑर्गेनाइज्ड, वो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर, यानी इतने बड़े लेवल पर पहली बार एक आंदोलन शुरू होने जा रहा था, एक मूवमेंट शुरू किया गया था। तो इस मूवमेंट को कहा गया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। अब सोचिए एग्जाम में पहली लाइन आपकी पढ़ता है और पहली लाइन में पढ़ते के साथ ही वो देखता है क्या बढ़िया फैक्ट लिखा है, आपने आधा इंप्रेशन यही जमा दिया, है ना। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जामिनर के हाथ से नंबर किस तरह से चुराने हैं, उससे किस तरह से नंबर आपको लेने हैं। तो पहली लाइन, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट लेड बाय गांधी जी विच स्टार्टेड ऑन 3 अगस्त 1920। 3 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने शुरुआत की है। आफ्टर द कन्फर्मेशन इन द नागपुर सेशन। देखिए एक फैक्ट डाला हूं, कुछ लोग सिंपल कर देंगे, अपना आंसर लिखते वक्त कह देंगे कि हाँ भाई आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने किया और ये चीज थी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए एक फैक्ट लिखा हुआ है नागपुर सेशन। ये आपके आंसर को और उसे स्पेसिफिक बनाएगा, अच्छा बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपने नागपुर सेशन को आपने इसके अंदर आपने क्या किया है, एक स्पेसिफिक आपने बोला है, और बोला है कि द एम ऑफ द कांग्रेस वॉज टू अचीव सेल्फ रूल टू विद नॉन वायलेंस एंड इन प्रॉपर वेज, यानी सही तरीकों से अहिंसात्मक वे में। गांधी जी का शब्द है नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक शब्द, वो इस पर बहुत फोकस किया करते हैं। तो नागपुर सेशन ने इस बात पर ठप्पा लगाया, मोहर लगाई कि भाई जो हमारा मूवमेंट होगा वो कैसा होगा। देखिए शुरू हुआ है 3 अगस्त 1920 में, आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, बट आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा, आंदोलन किस तरह किस वे का होगा, है ना, उसका मॉड्यूल क्या होगा, किस तरह से वो चलेगा। तो इसको बताता है नागपुर अधिवेशन, जो कि ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में होता है।
और वो बताता है कि भाई आपका जो नॉन वायलेंस मोमेंट, ये जो मोमेंट है हम इसको नॉन वायलेंस टाइप का रखेंगे एंड इन प्रॉपर वे, सही तरीकों से हम इसकी शुरुआत करेंगे। ये नहीं कि हम पहली बार इतना बड़े लेवल पर आंदोलन चला रहे हैं और हमने हिंसा कर दी या गलत तरीके हमने इस्तेमाल कर दिए, तो उससे क्या होगा, आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। ये हुआ हमारा इंट्रो वाला पार्ट, हमने यहाँ तक इंट्रो किया। देखिए 3 लाइन बढ़िया इंट्रो, एक हमने फैक्ट डाल दिया है, एक हमने एक अच्छी एक लाइन डाल दी है और उसको एक समराइज भी कर दिया है। अब आते हैं हम दूसरे चीज पर जिसमें है क्वेश्चन का मेन पहला पार्ट क्या है, सरकमस्टांसेस। वो सरकमस्टांसेस कौन सी थी जिनकी वजह से महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया, इस मूवमेंट को शुरू किया। तो क्या है सरकमस्टांसेस, पहली सरकमस्टांसेस में क्या है, मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है। एक बात का जरूर ध्यान रखना आप लोग, जब आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको कोशिश करनी यह है कि जब ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होती है, देन आप पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखें 1 2 3 4। अगर आप ऐसे करते हैं तो बढ़िया इंप्रेशन आप लोगों का जाता है, प्लस आप ज्यादा बात कह पाते हैं। वहीं अगर आप पैरा फॉर्म में लिखेंगे तो उससे क्या होगा, पैरा वाइज लिखने से समस्या यह है कि आप लोग एनालिटिकल ज्यादा कर जाएंगे, बात कम बता पाएंगे। अभी मैं आपसे बोलता इसको पैराग्राफ में लिखो तो आप लोग इतना लंबा में खत्म कर देते हैं, पता चला वो आपके वर्ड भी खा जाता और पूरी बात भी नहीं हो पाती। तो नुकसान ये है पैरावाइज लिखने से कि वो पूरा नहीं हो पाता है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखते हैं। तो देखते हैं पहला फैक्ट्स क्या है, हमने पहला पॉइंट क्या लिखा सरकमस्टांसेस में, लेस इफेक्टिव एफर्ट्स लाइक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंस्पाइट कोऑपरेशन ऑफ गांधी जी। मतलब क्या हो रहा था उस समय, हुआ क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो अंग्रेज सरकार जब पहले से ही बाहर वर्ल्ड में एक पहले से युद्ध झेल रही है, पहले ही वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ब्रिटिश पहले से ही परेशान है, ऊपर से पता चला कि घर में भी युद्ध चल रहे हो, इंडिया में जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हो या कि भाई हमें आजादी दो अंग्रेजों, है ना, भारत छोड़ो, ये सब चीजें। तो दो दो जगह का प्रेशर झेल पाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि थोड़ा सा सहयोग लिया जाए, कॉपरेशन किया जाए, कि आप गांधी जी से और यहाँ इंडियन लोगों से कहा जाए कि भैया हमारे थोड़ी सी हेल्प करो, हम बाद में आप लोगों की हेल्प करेंगे या जो भी चीजें आप लोगों को चाहिए हम दे देंगे। इस तरह से मतलब एक खुशी वाला लड्डू बस दे दिया। बट हुआ क्या कि गांधी जी ने इस चीज को सीरियसली लिया और उन्होंने वाकई में युद्ध में क्या काम किया, युद्ध के समय पे अंग्रेजों का साथ दिया। भारतीयों को भी कहते थे उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट, उनको एक वर्ड बोला गया कि द रिक्रूटर सार्जेंट उनको कहा गया गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने क्या काम किया, लोगों को एक तरह का भर्ती किया कि भाई आप आओ युद्ध में सरकार की सहायता करो और ज्यादा हमें भी कोई आंदोलन या विवाद करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो उसको सहयोग मिला अंग्रेजों को, अंग्रेजों का काम आसान हो गया, है ना। इसे ऐसे समझते हैं जैसे मान लीजिए घर है, हम लोग हैं, मान लीजिए हमारे साथ पहले ही बाहर हमारे लाइफ में कहीं कोई वैसे ही बाहरी कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, किसी से हमारा कोई विवाद चल रहा है या क्या, ऊपर से पता चले हमारे घर में भी कुछ विवाद चल रहा हो, तो हमारा दिमाग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा कि हम वहां भी परेशान है, हम यहाँ पहले से परेशान। तो हम क्या चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे अंदर वाला मैटर सॉल्व हो जाए, बाहर वाले को हम देखते रहे। ठीक है, ये कहने का मतलब ये। वही वाली बात यहाँ भी हुई कि अंग्रेजों ने चाहा कि हमें यहाँ पे एक सहयोग मिल जाए, कंट्रीब्यूशन मिल जाए, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, हम लोग बाहर जो चीजें चले उसको भी टैकल कर पाएंगे, ये उन्होंने चाहा था। गांधी जी ने ऐसा किया, उनको द रिक्रूटर सार्जेंट कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया और उन्होंने हेल्प की। लेकिन उसके बावजूद भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जैसा नाकाफी एक एक्ट लाया गया जो काम का नहीं, जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसका कोई खास बड़ा इंपैक्ट नहीं था, इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं था जितना हम लोग सोच रहे थे। तो ये एक तरह से बेकार चीज हो गई, है ना। दूसरी बात, द डिवीजन एंड तुर्की एंड ट्राई टू हार्म द सुप्रीमेसी ऑफ कैलिफ, थोड़ा वर्ड गलत है, सुप्रीमेसी है। हुआ क्या कि तुर्कियों पे हमने क्या काम किया, उन पर जब संधि लागू की, सेवर्ट संधि लागू की गई थी, देन उस समय प्रॉब्लम ये हुई कि अंग्रेजों ने उस चीज को एक गलत वे में, उन्होंने ये चाहा कि सबसे पहले भारत का समय कॉपरेशन लेने के लिए, एक सहयोग लेने के लिए उस समय तो बोल दिया, या कैलिफ का सहयोग लेने के लिए तो बोल दिया कि ठीक है हम लोग क्या काम करेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं कहेंगे। लेकिन बट आफ्टर जो ट्रीटी है उन्होंने क्या काम किया, बड़ी अपमानजनक संधियां जो है, ट्रीटीज जो है लागू कर दी। और कहीं ना कहीं उससे ऐसा लगा जो पूरे इसके विश्व के खलीफा माने जाते थे उस समय तुर्की के, उन पर बड़ी ये एक अपमानजनक ट्रीटी सिद्ध हुई। तो इस चीज से भी क्या हुआ कि ऐसा लगा कि हाँ भाई ये क्या चीज हो गई, ये खराब चीज हो गई एक, है ना। थर्ड, द रोलेक्ट एक्ट वाज एनेक्टेड। अब हो क्या रहा है, द रोलेक्ट एक्ट वाज एनेक्टेड, और तो और हमें पता ही है जलियांवाला बाग कांड हो गया है ना, रोलेक्ट एक्ट जैसी घटना हो गई है। अब रोलेक्ट एक्ट जैसी घटना अगर हमारे सामने आ गई,
हुआ क्या, एक ऐसा कानून, एक ऐसा लॉ जिसको बताया गया कि बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून है, इसमें कोई सुनवाई किसी के नहीं है, जब चाहो जहां चाहो जिसको भी चाहो गिरफ्तार करके जेल में डालो, कब तक कोई भरोसा। तो इस तरह का एक्ट लागू किया जाना, वो भी तब जब हम पहले से सहयोग कर रहे हैं आपका, ये बहुत खराब चीज। तो एक ये गड़बड़ चीज हुई। आगे फोर्थ पॉइंट देखेंगे, द डिसअपॉइंटमेंट विद द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ जलियांवाला बाग केस। हमें सबको पता है कि जलियांवाला बाग केस में क्या हुआ। देखिए, एक इस क्वेश्चन को मेरी एक रखने की एक सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये भी है कि क्वेश्चन थोड़ा पंजाब से भी रिलेटेड है, ये स्टेट से, है ना। और मैं आगे आपको एक चीज और दिखाऊंगा, जब हम इसके क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे होंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि पंजाब से रिलेटेड चीज मैंने इसमें किस तरह से यूज की है। आप लोगों को भी इसी तरह से अपने आंसर राइटिंग में ध्यान देना है, एक अप्रोच को लेकर चलना है कि अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपके साथ क्या चीज बढ़िया होगी कि आप लोग एक बेहतरीन नंबर लेके आ पाएंगे। हाँ, तो अब देख रहे हैं हम क्या हो रहा है आगे। डिसअपॉइंटमेंट विद द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ जलियांवाला बाग केस। पहली बात, जलियांवाला बाग केस में इतने लोग मारे गए, बताए बहुत कम, है ना। तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात, जनरल डायर को तो विश्व का रक्षक और पता नहीं बहुत सारे गार्ड ऑफ ऑनर, दुनिया भर की चीजें उनको दे दी गई। जिस आदमी को सजा मिलनी चाहिए थी उस आदमी को उपाधियां मिल रही हैं, इनाम मिल रहे हैं, उसकी तारीफें हो रही हैं वर्ल्ड में। तो ये तो बहुत बड़ी चोट करने वाली बात हो गई हमारे ऊपर। ठीक है, पहली बात तो इतना बड़ा केस ही नहीं होना चाहिए था, इतनी बड़ी घटना ही नहीं होनी चाहिए थी, है ना। देन उसके बाद अगर हो गई है ये घटना तो फिर कम से कम यहाँ पे केस में इन्वेस्टिगेशन तो ठीक ठाक होनी चाहिए थी, बढ़िया इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही। ये तो बहुत खराब चीज यहाँ पे हो गई। आगे देखते हैं। इंक्रीज्ड हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर। को पता ही है, वर्ल्ड वॉर जब भी होगा या कहीं भी विश्व युद्ध होगा, जैसे अभी हमने देखा था छोटा सा युद्ध हुआ, छोटा सा क्या काफी इंपैक्ट किया उसने वर्ल्ड को। हम रशिया का यूक्रेन का वॉर देख रहे थे, वहां भी क्या हुआ, चीजों के दाम बढ़े, अपना तेलों के दाम भी बढ़े, हमने देखा, है ना। तो सोचिए कि जब वर्ल्ड लेवल पे चल रहे हो, जब दुनिया भर की सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट शामिल हो उसके अंदर, वॉर के अंदर वो कूद चुकी हो, तब उस स्थिति में कि चीजों की जो इन्फ्लेमेशन होगी, मतलब जो प्राइस ऑफ फूड होगा, जब और भी जो हमारी यूजेबल थिंग्स होंगी, आर्टिकल्स होंगे, उन सब के रेट क्या हाई पहुंचे होंगे, बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए होंगे, लोगों को छोटी छोटी चीज के लिए भी दुनिया भर का पैसा खर्च करना पड़ रहा होगा। तो ऐसी चीज भी हमें वहां देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द लाइफ ऑफ लेबरर्स, आर्टिजन्स एंड लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास वाज मिजरेबल। सही बात है, इन लोगों की तो हालत वैसे ही दयनीय हो चुकी थी, है ना। कुछ छोड़ा नहीं गया था इनके लिए, इनके लिए बचा ही क्या था, ना कोई बढ़िया पॉलिसी थी, ना ही सरकार सहयोग कर रही थी। जो ये लोग अपना ले भी पाते थे वो भी इनसे कैप्चर कर लिया जाता था, ले लिया जाता था, होल्ड्स कर लिया जाता था, तो इन लोगों के पास कुछ बचता नहीं था। आगे, द डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नेंस, मांग होने लगी सेल्फ गवर्नेंस की कि भाई हमें चाहिए अपना खुद, अब हम इस बात से कम चीज के लिए राजी नहीं है, हमें अपनी सेल्फ गवर्नेंस चाहिए। कैजुअलिटीज ड्यू टू प्लेग, प्लेग की बीमारी की वजह से बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। अब गांधी जी ने देखा कि भाई इतनी सारी चीजें हो रही हैं, प्लेग फैल रहा है, लोग सेल्फ गवर्नेंस की मांग कर रहे हैं, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूरा नहीं पढ़ पाया है ना। तुर्कियों में वहां पे उसको लेकर मुस्लिम वैसे ही खफा चल रहे हैं, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट लागू कर दिया गया है ना। जलियांवाला बाग केस में भी अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, और महंगाई भी बहुत बढ़ गई। तो सारे के सारा एक वर्ग है जो डिप्राइव वर्ग कह लो या एक मिडिल क्लास वाला वर्ग कह लो, वो पहले से ही अंतुष्ट है। तो गांधी जी को लगा कि कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरे भारत में हर वर्ग, हर लोग मतलब परेशान चल रहे हैं हर तरह से, है ना। तो उन्होंने देखा कि एक सही मौका है, अब हमें एक आंदोलन शुरू किया जाए, वो भी बड़े लेवल पे, एक बड़े लेवल पे हमें एक आंदोलन शुरू करना है जिसका नाम रखा गया नॉन कोऑपरेशन। इस वर्ड का मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट का, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ना उनकी मशीनरी में काम करेंगे ठीक से। इसलिए आप देखेंगे इसी टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने अपनी उपाधियां त्याग दी, काम करना छोड़ दिया वहां से, है ना। सब लोग हटने लगे। जो विदेशी जो कपड़े थे, टेक्सटाइल्स वगैरह थी और क्लोथ्स थे, उनको लेके क्या काम किया गया कि हम यूज ही नहीं करेंगे, तुम भेजते रहो यहाँ कितना पैसे वो भेज दो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी उस चीज से भी काफी नुकसान हुआ, वो हम लोग देखते हैं आगे, है ना। तो आप देख रहे हैं मैंने ये जो कंडीशंस आपको बताई, इन कंडीशन के बेस पे गांधी जी को लगा कि अब मूवमेंट शुरू करने का मौका है और उन्होंने मूवमेंट शुरू किया। ठीक है, अब बात आती है कंट्रीब्यूशन की, क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, है ना। तो कंट्रीब्यूशन में हम देखते हैं इस आंदोलन की हमने स्टार्ट में देखा, एग्जामिन किया कि क्या क्या चीजें खराब रही, क्या चीजें रही। लेकिन हम अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन क्या है,
वही कि हमने कपड़ों को लेके हमने बंद कर दिया कि भाई हम यूज नहीं करेंगे, हमने ब्रिटिश इकोनॉमी की कमर तोड़ दी कि हम तुम्हारा कपड़ा यूज नहीं करेंगे, बनाते रहो। मैनचेस्टर आप जानते हो उस समय पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा एक जो टेक्सटाइल का हब था, मतलब वहां से पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को जो है कपड़े इंपोर्ट होते थे, सॉरी एक्सपोर्ट होते थे। और वो लोग क्या काम किया करते थे, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को जनरेट करते थे। आगे हम जानते हैं इन्हीं कई सारी वजहों में से एक वजह ये भी है कि वहां पे जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी होती है, इन्हीं वजहों से, है ना। तो एक चीज ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ब्रॉड यूनिटी अमंग इंडियंस एंड चेंज इन देयर मेंटल आउटलुक प्राइड ऑफ द पास्ट। ये क्या चीज है, ये है कि आप देखेंगे इसी टाइम पीरियड पे जब हमने विदेशी स्कूलों को छोड़ दिया, उनके कपड़ों को छोड़ दिया, उनके हम प्रशासन में योगदान नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहे, वकालत छोड़ रहे, तो हमें उनके इंस्टीट्यूट भी छोड़ने पड़ेंगे, स्कूल कॉलेजेस भी छोड़ने पड़ेंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। तो उस टाइम पे बच्चों को एजुकेशन भी देनी थी, और सिर्फ ऐसी एजुकेशन नहीं कि जो अंग्रेजियत वाली एजुकेशन हो, हमें एक ऐसी एजुकेशन देनी थी जिसमें हमारी खुद की, जो हमारी एक स्वदेशी वाली भावना भी उसमें हो, कि हमारे इंडियन लोग हमारे प्राइड को, जो हमारा पास्ट प्राइड जो छिप गया है, ये रहा प्राइड ऑफ द पास्ट। हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में इतनी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें चली हुई थी। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज आए, हमें अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया, साइंस पढ़ाई, दुनिया भर की चीजें पढ़ाई, बट हम अपनी चीजों से दूर होने लगे। तो ये चीज भी वापस करने का एक मौका मिला, बच्चों को स्वदेशी में लाने का भी मौका मिला। तो इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि कई इंडियन इंस्टीट्यूट जो भी हैं, शिक्षा से संबंधित हो, टेक्निकल के हो, वो स्टैब्लिश होने शुरू हुए। जैसे आप देखेंगे गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, आप जानते ही हैं कि काशी में जो आती है हमारी इंस्टीट्यूट आते हैं, यूनिवर्सिटी आती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आगे जाके उसी का एक रूप बन जाती है, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के सहयोग से। तो बाद में वो सब चीजें आई। तो इस टाइम पीरियड पे हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, वो सब शुरू होने, स्टैब्लिश होने शुरू हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, हिंदी मुस्लिम यूनिटी एंड एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। एक बढ़िया इसका कंट्रीब्यूशन इस मोमेंट का ये भी रहा कि कहीं ना कहीं जो पहले से खटास चली आ रही थी हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में, हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच में, वो थोड़ा सा कम हुई, वो लोग नजदीक आए और एक क्या हुई, एक यूनिटी बन गई। अनटचेबिलिटी दूर होने लगी, क्यों, कैसे, क्योंकि जब बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने क्या किया, अपने जो एक तरह से मैसेंजर थे उनको हर जगह गांव गांव भेजा, शहर शहर भेजा। तो वो किसी जात के हो, किसी वर्ग के, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। रातों बेचारे चलते, उस समय कहाँ वाहन, कहाँ सुविधाएं, वो लोग रातों पैदल चलते, तो किसी के भी घर में खा लिया, किसी के घर में भी पी लिया, किसी के भी साथ बैठ गए, कहीं भी से भी प्रचार कर लिया, किसी को भी कंधे से कंधा लगा के चल दिए। तो कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी जो थी वो हो रही थी, और क्या एक जो छुआछूत थी वो खत्म होती जा रही थी, कम हो रही थी, उस पर चोट पड़ी, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तो ये दो इम्पैक्ट हम बोल सकते हैं कि अच्छे हुए उस समय। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द एम ऑफ द पीपल बिकेम कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहले क्या था, पहले लोग ये था कि ये सोच रहे थे, या जो हमारे लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के, वो भी ये सोचते थे कि हाँ भाई ठीक है, 1905 से पहले तक की तो कमोबेश यही स्थिति थी कि ठीक है, जैसे अंग्रेज और देशों में शासन कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है कि हमें हमारी सुविधाएं कुछ दे दे, हम पे ऐसा अत्याचार और बाकी चीजें ना करें, अंग्रेज शासन करते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये चीज थी, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि वो इस चीज को बदलते हैं, उनका अब मोटिव ही हो जाता है। मैंने पीछे आपको दिखाया था जब हम पहले पेज पे पढ़ रहे थे कि कितनी सारी सर्कमस्टांसेस आई कि हमने सहयोग भी किया, उसके बावजूद भी वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग गलतियां किए जा रहे थे, जानबूझ के सारी चीजें कर रहे थे। जेम्स फोर्ड ला दिया, हमारे लोगों के डिप्राइव लोगों की उनकी हालत बहुत खराब हो गई, बहुत सारी चीजें उन्होंने खराब करनी शुरू कर दी, जलियांवाला बाग केस कांड कर दिया उन्होंने। तो इससे बड़ी और दुर्भावना की बात क्या क्या की जा सकती है। तो अब लोगों को समझ में आ गया कि अंग्रेज हमारे नहीं, अंग्रेजों से मुक्ति पाना ही बस अब इकलौता रास्ता है। तो उन्होंने इस चीज को जानते हुए क्या काम करना शुरू कर दिया। अब उनका मोटिव हो गया कि नहीं भाई, अब केवल हमारी जो है अपनी इंडिपेंडेंस हमें चाहिए, हमें क्या होगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और ये हुआ किसी एक आदमी का नहीं, पूरा एक नेशनल मास मूवमेंट बन चुका था, सभी लोगों में फैल चुका था। इसलिए भी कहा गया था कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट था गांधी जी इंडिया में। मैं बात कर रहा था आपसे कुछ देर पहले कि पंजाब स्पेशल के कुछ पॉइंट्स मुझे ऐड करने थे। देखिए सवाल में कहीं पूछा था क्या, देखते हैं एक बार सवाल देखिए कि व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड महात्मा गांधी टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एग्जामिन इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्या इसमें कहीं भी पंजाब का कोई जिक्र है, कोई भी जिक्र नहीं।
लेकिन मैंने आपसे उस दिन एक बात कही थी, अगर आप कोई छोटा सा पोर्शन, 1 लाइन 2 लाइन आप स्पेशल दिखाते हैं, आप ऐड करते हैं, तो आप और से पहले ही प्लस हो जाते हैं मार्क्स में। ये चीज हमें हर जगह करनी है, क्योंकि एग्जामिनर देखिए कमीशन क्या है, वो बेवकूफ नहीं है, कमीशन बहुत चालाक है। कमीशन ने क्या काम किया, हिस्ट्री में भी पंजाबी का ऐड किया है, ज्योग्राफी में भी पंजाबी को ऐड किया। क्यों ऐड कर रहा है वो, जब अलग से पेपर ही है पंजाब का? वो इसलिए ऐड कर रहा है, वो चाह रहा है कि आप लोग ज्यादा जान लें, अपने स्टेट को ज्यादा कवर करें, ज्यादा पढ़ें, तो आप भी उसको ज्यादा दिखाइए, जो वो मांग रहा है उसको दिखा दीजिए। उसने आपसे डिमांड की है कि भाई आप पंजाबी को मुझे कहीं ना कहीं यूज करो, दिखाओ। आपने यहाँ पे क्या काम किया, अपने क्वेश्चन में यही चीज कर दी कि आपने पंजाब स्पेशल का एक छोटी सी हेडिंग बनाई, 1-2 फैक्ट्स में अपनी तरफ से आपने डाले। मैं कहूंगा जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी के ऊपर आए कुछ क्वेश्चन कि भाई आप एग्रीकल्चर सिस्टम जो है इंडिया का, उसके बारे में कुछ बताओ, है ना, क्या किस तरह से वो प्रोग्रेसिव है या किस तरह से वो पीछे चल रहा है, क्या पिछड़ेपन के उसके कारण है, ये सब चीजें वो आपसे मान लीजिए पूछ लेता है। तो आप इंडिया के बताइए, लास्ट में पंजाब का भी बता दिए कि पंजाब एग्रीकल्चर में क्या कर रहा है, किस तरह से वहां पे क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है, 1-2 लाइन में बता दीजिए। ये आपके लिए प्लस रहेगा, बेनिफिट रहेगा और उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने इसमें पंजाब में स्पेशल में क्या ऐड किया, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी हमने ऐड कर दिया। नॉन कोऑपरेशन का क्वेश्चन चल रहा है तो नॉन कोऑपरेशन से ही मैंने लिया है। पंजाब में क्या चल रहा था उस समय, अकाली मूवमेंट इन पंजाब। अकाली मूवमेंट हमें पता ही है कि हमारे जो जत्थेदार थे उस समय के, जो जत्थेदार थे तो वो क्या कर रहे थे, जो गुरुद्वारों पर है उनकी बहुत अच्छी होल्डिंग्स उस समय हो चुकी थी, एक तरह का सेंट्रलाइजेशन हमें वहां दिखाई दे रहा था। उस समय उस चीज को तोड़ने की जरूरत थी, तो हम इस चीज को भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये उसी के पैरेलल घटना है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाल दिया। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, इस तरह की हेडिंग्स जब भी हम बनाएंगे छोटा छोटा पोर्शन हमें यूज करना है, दिखाना। देन क्या होता है, अब हम क्या काम कर रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। तो एग्जामिन कंट्रीब्यूशन में हम क्या काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्या वाकई में इसने कोई कंट्रीब्यूशन किया इस मूवमेंट ने, इतना बड़ा हमने मूवमेंट पढ़ लिया, क्या कुछ फायदा भी हुआ इसका, इंडिया को कुछ लगा भी कि वैसे ही। तो देखते हैं। पहली चीज तो इसमें यह हुई कि भाई देखो, इंडिपेंडेंस कुड नॉट बी अचीव्ड एंड नीदर डिड हिंदू मुस्लिम यूनिटी लास्ट फॉर। हमें पता है कि इस आंदोलन से हमें कोई आजादी नहीं, हम लोग सोच भले रहे थे, हम लड़े भी उस चीज के लिए थे। रीजंस क्या है, क्या चीज, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल इसका जो अगर हम लास्ट इंपैक्ट देखते हैं तो हमें कोई आजादी भी नहीं मिली। हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बहुत लंबे समय नहीं रही, हमें देखते हैं आगे जाके दंगे हुए सन 1946 में, बहुत सारी चीजें हुई, बीच में भी काफी सारे असहयोग चलता ही रहा है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि ना ही हमें आजादी मिली और ना ही हिंदू मुस्लिम जो एकता थी वो हमें मिली। दूसरी चीज, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन लॉस एंड नॉन कोऑपरेटिव कोऑपरेशन वर आल्सो सक्सेसफुल ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। अंग्रेजों को जो हमने बायकॉट किया खासतौर पर कपड़ों के मामले में, वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं गया। वो कोई केवल इंडिया पे राज नहीं कर रहा था। कहते थे कि अंग्रेजों का जो सूर्य है कहीं उदय अस्त नहीं हो सकता। कैसे होगा, सारी दुनिया पे तो कब्जा कर रखा था उन्होंने, यहाँ भी वहां भी यहाँ भी, पूरे उस समय अफ्रीका भी कब्जा कर रखा था, भारत भी कब्जा, कई देश उन्होंने कब्जे कर रखे। तो सीधी सी बात है, अगर एक जगह तुम्हारा नहीं भी चलता भाई, मैं और जगह से इकोनॉमी जनरेट करूंगा, और जगह से मुझे फायदे होंगे, मैं क्यों खाली एक जगह पे बेच लूं। दूसरे, वो लोग आंदोलन को दबाने में बहुत माहिर थे, उन्होंने ग्रासरूट लेवल पे काम किया, उन्होंने वहां पे अपनी पकड़ मजबूत बनाई। मार से, जेल में डालने से या किसी भी तरह से वो क्या काम करते थे, अपना सिस्टम रन कर ही लेते थे। ठीक है, अगली घटना होती है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट ने जो हमारा एक ये चला हुआ रहा था कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको बहुत खराब कर दिया। हम सब जानते हैं 5 फरवरी 1922, बहुत बड़ी घटना, गोरखपुर, उसमें क्या हुआ, एक जगह है गोरखपुर में चौरी चौरा, वहां पे होता क्या है, थाने को जला दिया जाता है उग्र भीड़ के द्वारा, और जब वो उस थाने को जला दिया जाता है तो हिंसा हो गई। अब हिंसा हो गई तो गांधी जी को लगा कि भाई मैंने तो अपने आंदोलन में शुरू में ही कहा था कि क्या, मेरा नागपुर अधिवेशन में मैंने क्या एक पॉइंट नोट किया था, दोबारा देखते हैं। नागपुर अधिवेशन में क्या लिखा था कि भाई नॉन वायलेंस होगा एंड इन प्रॉपर वेज। मैं नॉन वायलेंस को स्वीकार करूंगा, वायलेंस बिल्कुल भी किसी कीमत पे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और यहाँ तो वायलेंस हो गया, तो आंदोलन को खत्म होना ही था एक तरह से। दूसरी चीज, बट द मोमेंट हैड नाउ, अब हम दे रहे हैं क्या, यहाँ तक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स मैंने बता दिए हैं, सारे पोर्शन जो भी उसने मेन बॉडी पार्ट्स पूछे थे वो सब मैंने बता दिए हैं, सब कुछ हो गया, आंसर सब कुछ हो गया। कई लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी भूल उनकी जो ये है, इंट्रो लिख देंगे, क्वेश्चन के मेन पार्ट्स लिख देंगे, लेकिन लास्ट में क्या काम करेंगे, जब क्वेश्चन का सवाब लेने का मजा है, जब क्वेश्चन का पूरा एक कंक्लूजन देने का मजा है, जहां पे एग्जामिनर देखेगा, वो ढूंढ रहा होगा कि भाई इसने कंक्लूजन में देखो क्या लिखा है, इसकी अप्रोच क्या है,
वहाँ आप लोग कंक्लूजन नहीं लिखते या छोड़ देते हैं, तो एग्जामिनर का मन एकदम से खट्टा हो जाता है। वो सोचता है कि यार जहाँ इसका बेस्ट मिलने वाला था वहां इसने एग्जाम क्वेश्चन को अपने खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया, तो फिर क्या फायदा होगा। तो 1-2 नंबर वो आपके यहाँ काट देगा। लेकिन अगर आप अच्छा एक कंक्लूजन दिखाते हैं विद पॉजिटिव अप्रोच, तो आप क्या होगा, आपको वो बेनिफिट करेगा, आपको मार्क्स देगा। तो आपको सदा हुआ, ये नहीं जल्दबाजी में भागा हुआ आप लोग कंक्लूजन। कई लोग क्या करते हैं मेंस आंसर राइटिंग के समय जब वो लास्ट में आ रहे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख के भाग लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, एक ठीक ठाक कंक्लूजन देना है। 2 लाइन में हमें कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लग जाएगा, ध्यान देना है। तो देखिए क्या लिखा है इस सब के बाद, लास्ट में लिखता है बट द मूवमेंट हैड नाउ बिकम ए मास मूवमेंट। सबसे बड़ा इंपैक्ट और फायदा इस मूवमेंट का ये रहा कि अब ये इंडिया के बड़े कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर स्टार्ट हो गया, मास मूवमेंट बन चुका, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। एंड पीपल वर नॉट रेडी फॉर एनीथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नॉट रेडी फॉर एनीथिंग लेस, इससे कम, आजादी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं, आजादी ही चाहिए। ये भी इसका एक दूसरा फायदा होता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फ्राइटेंड बाई दिस मोमेंट एंड इट हैड अ वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट। अब ब्रिटिश सरकार के मन में डर हो गया कि भाई ये लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इस तरह का मूवमेंट अगर भविष्य में दोबारा हो गया तो फिर हमें अपना बोर या बिस्तर ना गोल करना पड़ जाए। इस बात का उन लोगों को डर सताने लगा, और उसकी देन थी ये इतना बड़ा मास मूवमेंट। क्योंकि मास मूवमेंट ऐसा नहीं कि 1920 चला 22 में खत्म हो गया, बस इतना ही था। ना, बात ये नहीं है। बात ये है कि इसका जो इम्पैक्ट आगे पड़ता है, इससे जो सारा वर्ग जाग जाता है, महिलाएं जाग जाती हैं, डिप्राइव्ड वर्ग जाग जाता है, लोगों के अंदर चेतना आ जाती है, अनटचेबिलिटी खत्म होने लगती है, लोगों को अपना पास्ट प्राइड पता चलने लगता है। तो उससे हुआ क्या, सब लोग कहीं ना कहीं ज्यादा जागरूक होने लगे। एक जागरूकता भी इसने बढ़ाई, और वो आगे के हमारे आंदोलनों में हमारे लिए काम आई, जहां हम स्टैंड कर पाएंगे, जहां हम लड़ पाएंगे। तो इसका ये एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक बेहतरीन कंक्लूजन हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, देख दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो आपने क्या देखा, मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बात की कि गांधी जी ने किन सर्कमस्टांसेस में आंदोलन को शुरू किया, उसका एग्जामिन, उसका कंट्रीब्यूशन, देन लास्ट में अपना निष्कर्ष हम लोगों को एक कंक्लूजन बताना। तो मैंने उस फॉर्म में आंसर को देख रहे हैं। आंसर पूरा एक सीरियल ऑर्डर में चला हुआ रहा है, सदा हुआ चला रहा है। इंट्रो उसने नहीं पूछा था, मैंने छोटा सा इंट्रो एक बताया विद फैक्ट्स, एक बढ़िया एक लाइन के साथ भी मैंने बताया, एक कंक्लूजन दिया, सदा हुआ विद पॉजिटिव अप्रोच। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज थी। तो वो एक कंप्लीट आंसर इस तरह से आप लोगों को लिखना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन और लेता हूं मैं। पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर का मेंस का क्वेश्चन है, ये एजुकेशन पॉलिसी पे है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकली एग्जाम द रोल ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, हालांकि आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो इसी चीज पे आनी चाहिए कि ये जो वो छोटे छोटे वर्ड्स लिखता है ना, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, एक्सप्लेन, क्रिटिकल, है ना, इन सबके अलग अलग मतलब है। ऐसा नहीं कि सब बातें सब चीज में लिख दी। मैं 1-2 उदाहरण समझाता हूं कैसे। मान लीजिए उसने कहा रखा है आपसे कि क्रिटिकली एग्जाम, तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब ये होता है कि आपको क्रिटिक्स तो करनी है, देन आपको ये भी बताना है कि वो क्रिटिकल जो आपके क्रिटिक्स हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत है, उसके आपको एस्पेक्ट्स दिखाने हैं। यानी कि आपको क्रिटिक्स पे भी कंक्लूजन देना है कि हमने भाई किसी की बुराई यूं ही कर दी कि वैसे ही कुछ भी, है ना। दूसरी चीज क्या है, केवल मान लीजिए वो क्रिटिक्स पूछता है तो आप क्या करेंगे, केवल उसकी आलोचना बताएंगे, उसकी क्रिटिक्स करेंगे, देन अपना आंसर क्लोज करेंगे कंक्लूजन के साथ। बट यहाँ क्या है, आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई क्रिटिकल सही है या गलत है, या हमने वैसे ही क्रिटिक्स कर दी उसकी। तो यहाँ क्वेश्चन तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं, आलोचना, है ना, ये सब जितने भी वर्ड्स होते हैं, कम से कम ये 8 से 10 वर्ड्स हैं, वोकैब्स हैं, सबके अकॉर्डिंग पता है आंसर तक चेंज हो जाता है। ये आंसर की एक तरह से, ये क्या है, आंसर की एक तरह से पूरी की पूरी अप्रोच तक चेंज करने की हिम्मत रखते हैं, पूरा का पूरा आंसर तक चेंज कर देंगे। आप लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ। जनरली जो है स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स क्या काम करते हैं, क्वेश्चन देखा, गांधी जी दिख गए, असहयोग दिख गया, अरे वाह हमें तो पूरा याद है, हम लोग पूरा छाप देंगे। यही गड़बड़ है, वो आपके साथ लास्ट के वर्ड्सों में यहाँ पे खेल रहा है आपके साथ। क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिक्स, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एक्सप्लेन, सब के जो एस्पेक्ट्स है पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। कम से कम लास्ट में तो पूरा ही आंसर चेंज हो जाएगा, और एग्जामिनर देखेगा कि मैं देखता हूँ कि क्या वाकई में इसने क्रिटिकली एग्जामिन वाली चीज की ही की है या खाली क्रिटिक्स करके भाग आया वाकई। इस चीज का हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना है। मार्क्स बहुत वेरी कर जाएगा। वहीं आप देख रहे होंगे एक ही क्वेश्चन पे एक को 15 में से 7 मिल रहे हैं, एक को 15 में से 9, 9.5 मिल रहे हैं। खुद सोचिए, एक छोटा सा गैस हम लोग करते हैं
कि मान लीजिए पेपर में इस तरह के 10 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपके मेरे साथ आप लोग भी लिख रहे हैं, आप लोग एक एवरेज क्वेश्चन लिख रहे हैं और इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको 6-6, 7-7 क्वेश्चन वो देखता चला जाएगा। मैं मान लीजिए हर क्वेश्चन पे भी आपसे 1-1.5 मार्क्स ऊपर गया, तो पूरे पेपर में आपसे 15-20 मार्क्स तो अकेले सीधे ऊपर होंगे। और इस तरह से तो 4 जीएस के पेपर है, सोचिए मेरे लीड आपसे कितनी ऊपर होगी। ऐसे सिलेक्शन की जो रैंक है या सिलेक्शन का जो एक होना है या ना होना है वो भी वेरी करता है, वो भी पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन वर्ड्स का। इन वर्ड्स के ऊपर आप लोग कहेंगे तो एक स्पेशल क्लास दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा, सब चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, पीवाईक्यू है लास्ट ईयर का, देखते हैं। क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी कब आई है 1920। क्या पूछा है उसमें, क्रिटिकली एग्जामिन, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस एजुकेशन पॉलिसी का, बट कैसा, इंक्लूसिव एजुकेशन की तरह फॉर्म में। मतलब कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है क्या वाकई में इंक्लूसिव एजुकेशन है या नहीं, एक तरह से थीम इसकी ये निकल गई। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। मैंने क्या कहा था शुरू में, एक छोटा सा इंट्रो, पूछा हो या ना पूछा हो हमें देना चाहिए, छोटा इंट्रो देना चाहिए, डिपेंड करता है हमारे वर्ड्स पे कि क्वेश्चन कितने वर्ड्स का है, 200 वर्ड्स का है, 100 वर्ड्स का है। अगर कम वर्ड्स का है तो सीधी सी बात है हम 1.5 लाइन या 2 लाइन में मैक्सिमम इंट्रो देंगे। अगर यही क्वेश्चन हमारा लेंथी है 200 वर्ड्स में है, देन हम क्या करेंगे, उस इंट्रो को 3 लाइन 3.5 लाइन तक स्ट्रेच कर देंगे। तो यहाँ मैंने देखिए क्या लिखा है, इन द ईयर 2020 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 विच विल रिप्लेस द ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। यानी कि इससे जो लास्ट वाली पॉलिसी चली आ रही थी 1986, अगर हम रिप्लेस वर्ड हमने यूज किया है देन उसको पूरा ही खत्म कर दें और खुद उसकी जगह ही ले लें। जबकि हम देखते हैं कुछ एक्ट्स हम जो बनाते हैं तो उनमें होता क्या है, एक्ट्स में थोड़ा सा संशोधन करते हैं, थोड़ा सा अमेंड करते हैं, बाकी चीजें पूरी रखते हैं। ये वही वाली बात होगी, जैसे हम क्या करते हैं, कोई कपड़ा है अपना, नया कपड़ा है, कुछ भी है, वो खराब हुआ तो हमने उसमें टाका लगा दिया, ये क्या हो गया, अमेंडमेंट हो गया। बट हम पूरा का पूरा कपड़ा ने टाका ही नहीं, सीधा का सीधा हमने क्या काम किया, पूरा पूरा नया कपड़ा ही ले लिया। ये होता है नई पॉलिसी को लेके आना। तो जो लास्ट पॉलिसी चल रही थी हमारी 1986 की चल रही थी, अब हमने कहा इसमें सुधार करने की गुंजाइश नहीं रही। अब हमें इसे सुधार नहीं करना कि हाँ भाई एक ईयर का नाम दे दो, 2020 ईयर का नाम दे देंगे और इसके अंदर कुछ कुछ बातें ऐड कर देंगे और छुट्टी। ये बहुत गलत चीज हो जाती। तो हमें क्योंकि देख रहा था कि हमें पूरे कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर, बड़े लेवल पर एक एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरत थी, डिमांड थी कि चेंज ही किया जाए, इसलिए हमने पूरी की पूरी पॉलिसी हटा दी और नई पॉलिसी ही इंट्रोड्यूस कर दी। दैट्स वाई मैंने ये वर्ड यूज किया है, कौन सा वाला, कि हमने रिप्लेस किया गया, विच विल रिप्लेस द ओल्ड पॉलिसी 1986, जो इससे पिछली। ठीक, दूसरी बात, मैंने एक फैक्ट्स डाला है, देखना ध्यान से। द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो के कस्तूरी रंगन को ये जिम्मा सौंपा गया कि भाई आप क्या करो, एजुकेशन नई पॉलिसी बनाओ, देखो उसकी फॉर्मेशन करो, क्या होती है, किस तरह से वो होगी, क्या वर्क करेगी, जो भी फीचर्स है आप लोग मिलकर बनाओ। के कस्तूरी रंगन 2019 के एंड में, लगभग मई में 2019 मिड में वो अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं और बताते हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए, ये फैक्ट्स होने चाहिए, ये चीजें आप इसमें इंट्रोड्यूस कीजिए। तो एक बहुत बढ़िया पॉलिसी हमारे सामने अभी निकल के आई, जिसको हम एग्जामिन करेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। तो पहले हम उस एजुकेशन पॉलिसी को क्रिटिकली एग्जामिन कब करेंगे, जब हमें उसके फैक्ट्स पता होंगे कि वो एजुकेशन पॉलिसी है क्या। तो एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं। एजुकेशन पॉलिसी में एक चीज ये है, A new curriculum structure will be based on 5+3+3+4। कुछ नहीं, ये क्या है, ये क्या सिस्टम है, ये एक फैक्ट है, बता रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है कुछ ईयर्स के अकॉर्डिंग कैसे लिया गया है ना। जैसे ये मिडिल टाइम पीरियड, मिडिल इसके लिए हो गया 3 इयर्स का हो गया, ये प्री के लिए हो गया, और ये स्टार्ट की लर्निंग के लिए 5 साल हो गए। आपको इस तरह से एक वे में ये चीज, ये इंटरमीडिएट लेवल पर हो गया, तो ये आपको बताना है कि इतने इतने साल में इस तरह से हमारी जो 10+2 वाला सिस्टम था, इस तरह से हम वर्क करेंगे। दूसरी चीज, प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, खाली पढ़ाना नहीं, क्वालिटेटिव पढ़ाना है, टेक्निकल एजुकेशन भी देनी है, इस पे हमें ध्यान देना है। तीसरा, एचआरडी, जो पहले ये मिनिस्ट्री जो थी हमारी, जो शिक्षा का विभाग था या जो भी रिसोर्सेज थे, वो कहलाता था एचआरडी, ह्यूमन एंड रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, मानव संसाधन विकास। मिनिस्ट्री हो जाती थी तो मंत्रालय हो जाता था। अब इसका क्या हुआ, नाम चेंज कर दिया गया, अब पूरा फोकस हमें एजुकेशन पे किया गया, तो इसलिए इसका नाम ही हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एचआरडी का नाम बदल गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरा,
आंगनवाड़ी फॉर चिल्ड्रन एजेड 3 to 6 years प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन थ्रू प्री स्कूल। ठीक, इसको हमने बोला गया ECCE, यानी कि आंगनवाड़ी के थ्रू हम लोग क्या काम करेंगे, जो इतनी एज में बच्चे होंगे उन लोगों को कुछ ऐसी एमिनिटीज, कुछ ऐसी चीजें हम लोग चाइल्डहुड केयर के लिए उपलब्ध कराएंगे ताकि बच्चों का ध्यान रखा जाए, है ना, उनकी एक केयर की जा सके चाइल्डहुड लेवल पे, प्री स्कूलिंग में। नेक्स्ट है मदर टंग इन एजुकेशन अप टू क्लास 5, एम्फेसिस ऑन एडॉप्टिंग लोकल लैंग्वेजेस एज मीडियम ऑफ टीचिंग ऑल्सो, नो स्टूडेंट्स विल बी फोर्स्ड टू चूज लैंग्वेज। क्या हुआ, मातृभाषा में अभी तक कोई ऐसा हमने एक प्रावधान नहीं बना रखा था। आर्टिकल 350 में 50A में हमने इस तरह की बात संविधान में जरूर की हुई है एजुकेशन सिस्टम में, बट क्या हुआ, अभी एक ग्राउंड लेवल पे जिसे हम कहते हैं कि व्यवहार में ऐसा कुछ दिखा नहीं था। तो अब क्या किया गया, पहले ही बोल दिया गया कि एजुकेशन पॉलिसी में कि अगर कोई स्टेट, मान लो जैसे एक उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए साउथ में आप तमिलनाडु में रहते हैं, तो वहां तमिल लैंग्वेज चल रही है, तो बच्चे को अपनी तमिल लैंग्वेज में एजुकेशन लेने की और पाने की दोनों की उसको पूरी छूट होगी। उसको किसी भी लैंग्वेज के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। जैसे उसको ये ना कहा जाए कि भाई आपको हिंदी सीखनी है, हिंदी बोलनी ही बोलनी है, हिंदी में पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कोई आप पे बैरियर नहीं है, ऐसा कोई आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। वो बातचीत हमने यहाँ पे देखी। दूसरा है 6% ऑफ GDP विल बी स्पेंड ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें 6% GDP का खर्च किया गया था। ये सब क्या है, फैक्ट्स चल रहे हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी है क्या, उसमें फैक्ट्स क्या थे, तभी तो हम उसको बाद में क्रिटिकली एग्जामिन कर पाएंगे। ठीक है, आगे न्यू कोर्स मटेरियल विल बी डेवलप्ड फॉर डीफ स्टूडेंट ICL। हाँ, अभी तक क्या था, इस तरह के बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की हम लोग बात तो करते हैं, बट किस बात की इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर हमसे डीफ बच्चे, डम बच्चे या जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड या हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो लोग एजुकेशन से ही दूर हो जाए, या रिमोट एरियाज के बच्चे ही हैं वो हमसे दूर हो जाए। तो पहली बार क्या काम किया गया, इन बच्चों के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया जिसका नाम है ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज। इसको क्या काम किया, विल बी स्टैंडर्डाइज इन द कंट्री। तो ये क्या हुआ, देश में अब इन बच्चों को है इस तरह का स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, चीजें दी जाएंगी कि वो इस तरह के बच्चों के लिए एजुकेशन में बैरियर ना बने, उन लोगों को इजी गोइंग एक एजुकेशन मिल पाए और वो लोग शिक्षा ग्रहण कर सके। ये हमने चीज देखी। आगे देखते हैं, एक इंस्टीट्यूट को हमने एस्टेब्लिश करने की बात की गई जो क्या काम करेगा, इंडियन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। पूरा का पूरा एक अनुवाद का विभाग ही हमने बना दिया, पूरा एक डिपार्टमेंट ही बना दिया। वो क्या काम करेगा, एक इंस्टीट्यूट होगा इंडिया लेवल पे जो लैंग्वेजेस का क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, मटेरियल को भी देखेगा कि कहाँ हमें कैसे क्या चीज करनी है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, एक फैक्ट इसमें ऐसा भी है, शायद आगे आएगा, अभी नहीं आया। उसमें क्या हुआ कि हम सबको समान एजुकेशन देंगे, सबका सिलेबस एक होगा, सबको समान एजुकेशन की बात की जाएगी। तो एक अनुवाद विभाग बना दो, वही सबके यहाँ अनुवाद कर देगा, मटेरियल सेम होगा, एजुकेशन के चैप्टर सब बराबर सबको सेम ही मिलेंगे, है ना। लेकिन क्या होगा, एक अनुवाद विभाग होगा, वही तमिल में हो जाएगा, वही संस्कृत में हो जाएगा, वही हिंदी में हो जाएगा, वही इंग्लिश में हो जाएगा, जो जैसा चाहे वो वैसा पढ़ ले। नेक्स्ट है फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6। पहली बार ये बातचीत हो रही है कि बच्चों की एजुकेशन, अब आप देखते होंगे 10th क्लास से हम लोग देखते थे वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम ITI के, जो इस तरह के डिप्लोमा होते थे जिसमें लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, दुनिया भर की चीजों में ट्रेड में जाते थे और यहाँ से जॉब का सिस्टम शुरू होता था। बट पहली बार इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 6 स्टैंडर्ड से ही इस चीज को लॉन्च किया गया है कि अब हम बच्चों को ऐसी एजुकेशन देंगे कि वो एक जॉब पा सके स्टार्ट में ही, और मतलब जॉब की ओर वो बढ़ सके, स्किल उसके अंदर आ सके, ताकि स्किल इंडिया जो प्रोग्राम भी चल रहे हैं उसके तहत भी हम लोग एक बच्चों को क्या बना सके, लायबिलिटी ना हो, वो देश के लिए कुछ काम कर सके और इकोनॉमी में योगदान दे सके। देखो आगे देखते हैं, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। आप किसी भी कोर्स में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, कभी भी बाहर आ सकते हैं, कितनों में भी एडमिशन ले सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था की बात भी यहाँ की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर नेम्ड परख। ये क्या काम करेगा, चीजों का आकलन करेगा, असेसमेंट करेगा कि भाई कितना ठीक है, कितना करिकुलम कैसा है ना, उस चीज को देखेगा कि प्रॉब्लम तो नहीं है स्कीम में, कहाँ पॉलिसी में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। उसका नाम रखा गया है परख। परख का मतलब ये होता है, कहते हैं ना, जांच परख करना, तो परख का नाम ही हुआ। असेसमेंट का मतलब परख है एक तरह से, है ना। क्रिटिक्स,
ये तो हुई एजुकेशन पॉलिसी। अब हम बात करेंगे इसकी क्रिटिक्स की, इसमें वो क्या क्या प्रॉब्लम है, देन हम क्या करेंगे एग्जाम। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहले पॉलिसी बताओ पॉलिसी क्या है, फिर हम बताएंगे कि भाई आपकी क्रिटिक्स कमियां ये हैं, देन वो क्रिटिक्स, क्योंकि सवाल पूछा क्या था उसने, आप क्रिटिकली एग्जामिन करो, तो क्रिटिकली एग्जामिन हमारा तब हो पाएगा। देखो ये था क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जाम, तो हमें केवल क्रिटिक्स नहीं बतानी है उस एजुकेशन पॉलिसी की, हमें उसका एग्जामिन भी करना। तो हम क्रिटिक्स देखते हैं। क्रिटिक्स में क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टूडेंट टीचर रेशियो फॉर टेक्निकल नॉलेज इंक्लूसिव एजुकेशन डाउन्स। मतलब कि हमारी जो, आप देख ही रहे हैं कहाँ सब जगह टेक्निकल चीज है, रिमोट एरियाज में आप चले जाइए, आज अखबार भी, जैसे हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए मुंशियारी एक स्थान है उत्तराखंड में, हम वहां की बात करें, या पंजाब के बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों की बात करें, पता चला अखबार ही 2-3 दिन में पहुंच रहा है। टेक्निकल एजुकेशन तो बहुत दूर की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल हो रहा है, सरकार का खर्च भी हो रहा है, या फिर उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो बहुत सारे बैरियर्स इस तरह के हैं कि भाई आप टेक्निकल और क्वालिटीफुल एजुकेशन की बात तो कर रहे हो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ पहले। तो ये किसकी क्रिटिक्स है। दूसरी क्रिटिक्स, तो इसलिए क्या लिखा मैंने, सवाल क्या था कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्रिटिकली एग्जामिन करना, क्या एजुकेशन पॉलिसी वाकई में इंक्लूसिव ग्रोथ दे पा रही है, नहीं दे पा रही। तो खुद ही आप सोचिए, जब सुदूर के बच्चे छूट रहे हैं, रिमोट एरियाज के बच्चे छूट रहे हैं, उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है बच्चों के पास, तो किस बात की इंक्लूसिव एजुकेशन, डाउन्स हो गई। मैंने एरो नीचे दिखाया है ना। आप लोग इस तरह की चीजें चाहे तो कर सकते हैं जब आप माइंड मैप बनाएंगे अपने क्वेश्चन। मैंने यहाँ माइंड मैप नहीं बनाया क्योंकि फिर और ज्यादा लेंथी हो जाता, बट मैं, आप माइंड मैप भी बनाया कीजिए, लैंग्वेज पूरी हो बट माइंड मैप भी यूज किया कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है नेग्लेक्ट ऑफ कैपेबिलिटी एंड स्पेशलिटी बाय मेकिंग द करिकुलम सेम फॉर ऑल। सब जैसे बच्चों के लिए आपने एक ही सिलेबस बना दिया। अब किसी बच्चे का मान लीजिए टेक्निकल दिमाग है, कोई बच्चा चीजों की एक्सप्लेन में ज्यादा माहिर है कुछ, तो लेकिन आपने सबको सब एक ही एजुकेशन दे दी, कड़ा गधा घोड़ा सब आपने एक जगह हाँक दिए। कहने का मतलब क्या है, आपने सबको एक जैसा बना दिया, आपने किसी की स्पेशलिटी का कोई ध्यान नहीं रखा कि कोई बच्चा किस दिमाग का है, कैसा है, क्या है। आप फॉरेन एजुकेशन सिस्टम जितने भी आप वहां देखिए, वहां क्या होता है, इन चीजों पे जोर दिया जाता है, एक जैसे एजुकेशन वहां नहीं है। तो ये एक इसकी क्रिटिक्स बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्डनिंग चिल्ड्रन, एवरेज स्टूडेंट्स में लीव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन डिक्रीजेस। सीधी सी बात है, बच्चों पे बहुत दबाव, छठी क्लास से ही आपने क्या काम कर दिया, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम आप लेके आ रहे हो। आपने सिलेबस का मैंने दिखाया था 5+4+3+3, ये क्या कर दिया आप, ये आप बच्चों पर दबाव डाल रहे हैं, उन पर सिलेबस का, पढ़ाई का। सेमेस्टर सिस्टम की भी इसमें बात की गई है कि सेमेस्टर सिस्टम भी हमें लॉन्च करना है। तो बच्चे जहां एक बार परीक्षा देके पास करते हैं, अब डबल डबल कोर्स भी बढ़ जाएगा, सिलेबस भी बढ़ जाएगा, बार बार एग्जामिन होंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे एक तरह का दबाव बढ़ेगा। कुछ बच्चे हम जानते हैं इतने प्रेशर को, इतनी चीजों को नहीं झेल पाते, मानसिक कुंठा का शिकार होते हैं वो, और देन क्या करते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उसको डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या हुआ ये चीजें हमारी हो गई, देखते हैं अब आगे क्या हो रहा है कि वोकेशनल करिकुलम फ्रॉम क्लास 6 कैन पॉसिबली बिकम द रीजन फॉर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ये ठीक है कि 6 क्लास से हमने अगर ये वोकेशनल जो सिस्टम है लागू कर दिया है, बस बच्चे इससे जल्दी रोजगार ले लेंगे। बट आप ही बताइए, अगर 6 क्लास से ही हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो 8-9 तक आते आते तो वो पढ़ाई छोड़ देगा। वो सोचेगा मुझे तो नौकरी लग गई, मेरा तो काम लग गया, मैं जो पढ़ूंगा, वो पढ़ाई छोड़ देगा। तो किस बात की इंक्लूसिव एजुकेशन, जब बच्चे जल्दी ही पढ़ाई छोड़ छोड़ के भागे, सारे लोग ऐसे ही करने लगेंगे, अगर वो हायर स्टडी तक पहुंचेंगे ही नहीं। शुरू में इसको जॉब दिला दिया आपने, या शुरू में इसको जॉब मिल गई, स्किल मिल गई, वो छोटा मोटा काम करके आस पड़ोस में संतुष्ट रह लेगा, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जैसा भी, वो आगे पढ़ेगा ही। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्रिटिक्स भी है। आगे देखते हैं, तो इससे भी क्या हुआ, इंक्लूसिव एजुकेशन ग्रोथ होती है। अगर हम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो क्रिटिक्स थी, ये कहां तक, ये क्रिटिक्स जो है, अगर हम इसके एग्जामिन की बात करते हैं तो इसमें है क्या चीज, हम देख रहे हैं कि ये क्रिटिक्स है भले, लेकिन एग्जामिन के लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो बात ये निकल के सामने आती है कि भाई ये सब चीजें तो बेबुनियाद है। हर जगह कोई भी आप काम, कोई पॉलिसी, कोई एक्ट लाते हैं तो थोड़े बहुत तो रिस्क रहते ही, और इसका मतलब ये थोड़ी कि हम योजना या पॉलिसी हम लॉन्च ही ना करें। लॉन्च करेंगे, उसकी जो चीजें हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं, जो खराब चीजें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। यही काम हमें यहाँ भी करना है, हमें चीजों को मिनिमाइज करना है, ये नहीं कि हम लॉन्च ही नहीं करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं
कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम को दूर कर लेते हैं, रिमोट एरियाज में भी हम लोग टेक्निकल चीजें पहुंचा देते हैं, है ना। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पीरियड में 2019 में जब कोरोना आया था, तो कोरोना में हुआ क्या 2019 के बाद, तो 20 में जब 20-21 में जब कोरोना का प्रभाव ज्यादा पड़ा, तो उस समय हमने क्या देखा, सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सब बंद हो गए वर्ल्ड लेवल पर। तो बच्चों की पढ़ाई रुकने लगी। तो यही उस समय टेक्निकल चीजें काम आई थी। बच्चों की क्लासेस रेगुलर चल रही थी, उस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। वो ठीक है कि कितना हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो बात हम लोग अभी नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम पढ़ाई एक चल तो रही थी, शुरू तो थी, बिल्कुल बंद तो नहीं थी। उस टाइम पे ये चीज भी बहुत थी, बच्चों को उलझा तो रखा था, उनको सिखा तो रहे थे कम से कम कि वो कुछ सीखते तो रहे, थोड़ा ही सही, भाई 100% नहीं सीखेंगे, 40% सीखेंगे, सीख तो रहे। तो ये टेक्निकल चीजें उस समय काम आई थी। तो इसी आधार पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है या हम पे ये चीजें हैं, इनकी बुराइयां हैं, हम तो योजना को लॉन्च ही नहीं करते, गलत चीज हो जाएगी। हमें योजना को लॉन्च करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करना चाहिए। हम लोग ये चीज को कर सकते हैं। देन फिर हम अगर हम ये चीजें करते हैं, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, एक बेहतरीन न्यू पॉलिसी हम एजुकेशन की बना सकते हैं, जो कैसी होगी, इंक्लूसिव भी होगी, क्वालिटीफुल भी होगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यही एक मोटिव था, यही चीजें थी। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हम लोग आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं, पीवाईक्यू हैं, या जो आपकी क्लासेस के मॉड्यूल्स हैं, नोट्स हैं, जो मैंने बुकलेट्स की बात की थी आपसे 4:2 यानी कि 4 जीएस के 8 बुकलेट्स, या पीवाईक्यू हम मेंस के पीटी के जो भी आपको बना के देंगे, वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं होंगे, देखिए वो किस लैंग्वेज में भी और होंगे। अब ये देखिए आपके सामने पंजाबी में राष्ट्रीय आंदोलन का एक देखिए, ये राष्ट्रीय आंदोलन वाला गांधी जी का सवाल है आपके सामने। ये हमने क्या काम किया हुआ है, ये हमने पंजाबी में कन्वर्ट किया है। तो आपको इस फॉर्म में भी आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो अब क्या चीज है कि आप लोगों के सामने हर दोनों की दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी पंजाबी में भी आपके पास नोट्स होंगे। जिस लैंग्वेज में आप लोग चाहें उसमें आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग शायद ज्यादा कंफर्टेबल होंगे पंजाबी में, तो वो लोग अपना लैंग्वेज को लिख सकते हैं, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। अगर कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो वो इंग्लिश के नोट्स और अपनी तैयारी को इंग्लिश में जारी कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों लैंग्वेजेस में हमने प्रोग्राम शुरू किया है। आपकी 8 बुकलेट्स दोनों में बनेगी, जीएस की चारों पेपरों की 8 बुकलेट्स, वो पंजाबी में भी होंगी, वो आपके सामने इंग्लिश में भी होंगी। पीवाईक्यू भी इसी तरह से दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, जो प्री के लिए और मेंस के लिए अलग अलग हम बता रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में ये चीज भी थी कि आपकी पर डे आंसर राइटिंग कराई जाएगी, वो भी दोनों लैंग्वेजेस में होगी, और कॉपी चेकिंग भी होगी, आपके नोट्स चेक होंगे, आपके आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस होगी। कम से कम 2 आंसर पर क्लास के आपको दिए जाएंगे, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ क्लास में। इस हिसाब से प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम की मैं बात आप लोगों से पहले ही अपनी वीडियो में कर चुका हूँ, सर ने भी बात की है इससे पहले वाली वीडियो में। तो आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप लोग जानकारी ले सकते हैं, और इस तरह से हमारे साथ एक बढ़िया आंसर राइटिंग आप लोग शुरू कर सकते हैं। पर डे आप लोगों की आंसर राइटिंग शुरू की जाएगी। पीवाईक्यू को किस तरह से सॉल्व करना है, पीवाईक्यू क्यों मदद कर सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप नई परीक्षा जा रहे हैं तो आपको पिछले क्वेश्चंस को तो देखना पड़ेगा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका हाथ लिखने में सेट होगा। रोज आप 2-2 क्वेश्चन लिखते चलें तो आपका हाथ एग्जाम आते आते काफी सेट हो चुका होगा। आप लोग बढ़िया क्वेश्चन आंसर लिखने लगेंगे, हम आपकी गलतियां, कमियां, सुधार लगातार आप लोगों को बताते रहेंगे, जिससे आप लोग बहुत बढ़िया क्वालिटीफुल आंसर लिखते रहा करेंगे। पंजाबी करंट में भी स्पेशल एम्फेसिस के साथ ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आया होगा। आज मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। ये आप लोगों के सामने 1-2 हमने क्वेश्चन पीवाईक्यू के लिए थे, ठीक है। इसके बाद सारे एक वीडियो लेंगे, वो आपके साथ पीवाईक्यू जो डिस्कस करेंगे वो प्री के करेंगे। तो आप लोग प्री में उनके सर के साथ लगे रहना और सीखना कि किस तरह से आप चीट कोड्स को इस्तेमाल करते हैं, क्या पैटर्न है, किस तरह से प्री एग्जाम जो है आगे बढ़ रहा है, किस तरह का लेवल पूछा जा रहा है, क्या वो इंक्रीज कर रहा है साल दर साल। सर इस पर आपसे बातचीत करेंगे एक अगले वीडियो में। तो ठीक है, मैं ये वीडियो अब यहीं तक मैं रखता हूँ इसको। आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए, जुड़िए हमारे साथ, कांटेक्ट कीजिए और बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। हम लोग इसको 100 से 120 दिन के अंदर खत्म करेंगे। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सत श्री अकाल जी।